Hello students, this is the second lecture on arithmetic progression. इस लेक्चर में हम एपी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस प्रकार के बनते हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी. फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी. मतलब ये कि जैसे आपको a प्लस डी, a प्लस 2d, ये एक एपी दे रखी है. इसमें आप हर एक टर्म में कोई एक नंबर k ऐड कर दो, सेम नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर ऐड कर दो, यहां भी k ऐड कर दो, यहां भी k, यहां भी k, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो भी एपी होगी. अगर आप इनमें से हर एक नंबर में से कोई नॉन जीरो नंबर k सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि a माइनस के, a प्लस डी माइनस के, a प्लस 2d माइनस के, तो ये जो नई सीक्वेंस बनी ये भी एपी होगी. अगर आप k से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को, यानी कि k इंटू a प्लस डी, k इंटू a प्लस 2d, वो भी एपी रहेगा, और डिवाइड कर दोगे तो भी एपी रहेगा. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई एपी की अगर हर एक टर्म को सेम नॉन जीरो नंबर से इंक्रीज करते हैं, यानी कि उसमें ऐड करते हैं, डिक्रीज करते हैं मतलब घटाते हैं उसमें से, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही रहता है. दूसरा जो है, द सम ऑफ द टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. मतलब इसका क्या मतलब है, देखो ये a प्लस डी, a प्लस 2d, मान लो इसकी लास्ट टर्म l है, तो इसके पहले वाली टर्म क्या होगी l माइनस डी, और इसके पहले वाली टर्म क्या होगी l माइनस 2d. तो अगर आप किसी भी एपी में दो टर्म्स का सम करते हो जो कि इक्वल दूरी पे हो स्टार्टिंग से और एंड से, तो उन दोनों टर्म्स का सम हमेशा इक्वल रहता है, और वो इक्वल किसके बराबर होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के. देखो आपने स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म ली, तो लास्ट से भी फर्स्ट ले लो, तो क्या हो गया a प्लस एल सम. अगर आप स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म लेते हो a प्लस डी, लास्ट से सेकेंड टर्म क्या है l माइनस डी, सम कितना हुआ a प्लस एल. स्टार्टिंग से थर्ड टर्म लो a प्लस 2d, लास्ट से थर्ड टर्म क्या है l माइनस 2d, सम कितना हुआ a प्लस एल. तो यहां पर यही बताया गया, द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट. कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट किस रहता है, एंड इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. क्योंकि आपने देखा स्टार्टिंग से जिस नंबर की टर्म हम उठाते हैं, लास्ट से भी उसी नंबर की टर्म उठा लो, तो जो सम आ रहा है वो a प्लस एल आ रहा है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई. तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ द nth टर्म ऑफ a sequence is a linear expression in n, then that sequence is an AP. अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन हो n में, तो वो सीक्वेंस AP होती है. देखो लेट an इक्वल टू an प्लस बी. आप इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर n सफिक्स में है और यहाँ पर n मल्टीप्लाई में है. ठीक है, तो nth टर्म लिखा है an प्लस बी, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है n में. तो अगर किसी का लीनियर एक्सप्रेशन या tn जो है ऐसे लिखा है tn 2n प्लस 5, इस प्रकार से कि भाई एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म 2n प्लस 5 है, तो इसको देखते साथ पहचान लेना कि वो जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी बनेगी. क्यों एपी बनेगी, देखो ये an है, आप यहां से a1 निकालो, a1 कितना आएगा a प्लस बी, a2 कितना आया 2a प्लस बी, a3 क्या आया 3a प्लस बी. तीन टर्म हमने निकाले, तीन टर्म से हम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेते, मैंने बताया था पहले भी आपको. a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 की वैल्यू a आ रही है, a3 माइनस a2 की वैल्यू भी a आ रही है. तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी a बचता है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी a बचता है. तो इसका मतलब ये AP है. इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते थे, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया tn इक्वल टू 2n प्लस 5, तो tn प्लस 1 क्या होगा, tn प्लस 1 2 इंटू n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो प्लस 5, तो tn प्लस 1 आ गया 2n प्लस 7. तो tn प्लस 1 माइनस tn इक्वल टू
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप देखो n की जगह 1 डालो तो t2 माइनस t1 भी 2 है, t3 माइनस t2 भी 2 है, t4 माइनस t3 भी 2 है, मतलब AP है। और ये जो 2 है यहाँ पर 2, ये n का कोफिशिएंट है। तो मतलब निष्कर्ष ये है कि अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन हो n में, तो वो सीक्वेंस AP होती है, और उसमें जो n का कोफिशिएंट होता है वो उस AP का कॉमन डिफरेंस होता है। समझ में आई बात? अच्छा, यहाँ पर हमने इसको अलग तरीके से किया था कि a1 a2 a3 निकाला, यहाँ पर tn प्लस 1 माइनस tn करके देखा, बात एक ही है, लेकिन ये जनरल वे में लिखने का तरीका हो गया और ये एक एक वैल्यू निकाल के तरीका होगा। तो जब भी कभी आपको ऐसा देखने को मिले कि tn प्लस 1 माइनस tn कॉन्स्टेंट है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आप समझ लेना कि ये AP है। AP के लिए ये कंडीशन होगी। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप n की वैल्यू 1 2 3 4, n बिलोंग्स टू n है और 1 से बड़ा है तो n बिलोंग्स टू n लिख देंगे तो वैसे भी पूरा क्लियर हो जाता है। तो t2 माइनस t1 भी सेम, t3 माइनस t2 भी सेम, t4 माइनस t3 भी सेम, तो मतलब ये AP की पहचान होती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, if sum of n terms of a sequence is a quadratic expression in n, if sum of n terms of a sequence is a quadratic expression, a quadratic expression in n without constant term, ठीक है, then the sequence will be an AP। मतलब क्या हुआ कि Sn आपको ऐसे दिया, Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn। तो अगर इस फॉर्म में कोई भी आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा हो तो आप समझ लेना कि ये AP का सम ऑफ n टर्म्स है। अब क्वेश्चन उठता है मन में कि भाई हम कैसे माने कि ये AP ही है। समझो, देखो Sn का मतलब क्या होता है, Sn का मतलब होता है t1 प्लस t2 प्लस tn माइनस 1 प्लस tn, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई Sn माइनस 1 का मतलब बताओ, Sn माइनस 1, तो Sn माइनस 1 क्या होगा, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो t1 प्लस t2 प्लस tn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करो तो Sn माइनस Sn माइनस 1 जो है वो tn होता है। इसको एज ए फॉर्मूला भी हम याद रखेंगे। किसी भी सीक्वेंस के लिए होता है, ये तो एपी के लिए जरूर नहीं है, ये तो किसी के लिए होता है। फॉर एनी सीक्वेंस, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, फॉर एनी सीक्वेंस Sn का मतलब होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, और Sn माइनस 1 का ये हो गया। तो चूंकि Sn ये है तो Sn माइनस 1 क्या होगा, Sn माइनस 1 a इंटू n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया प्लस b इंटू n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b कॉमन आ जाएगा सेकेंड टर्म में n माइनस 1। Sn माइनस 1 ये तो tn हो गया, tn इक्वल टू a सब्ट्रैक्ट करो, देखो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां माइनस का 2n आएगा तो माइनस 2n और माइनस पहले से तो प्लस का 2n माइनस 1 और यहां पर केवल 1 बचा तो प्लस b, तो tn इक्वल टू 2an प्लस b माइनस a। अब आप देख सकते हो जो tn है वो क्या आ गया, tn इज द लीनियर एक्सप्रेशन इन n। और मैंने अभी आपको थर्ड पॉइंट में यही बताया था कि अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन हो n में तो वो AP होती है, और n का जो कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहां पर 2a कॉमन डिफरेंस है, मतलब अगर किसी सीक्वेंस का सम ऑफ n टर्म्स an स्क्वायर प्लस bn है तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, उसका डबल कॉमन डिफरेंस होगा,
मतलब एग्जांपल देखो यहाँ पर, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई Sn इक्वल टू 2n² प्लस 3n है, 2n² प्लस 3n, तो ये एपी है, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा डी, वो n² के कोफिशिएंट का डबल, सीधा बता सकते हो, तो n² के कोफिशिएंट का डबल कितना हो गया 4। और अगर इसका फर्स्ट टर्म लिखना आपको, तो आपको पता होना चाहिए S1 T1 और A, यानी कि फर्स्ट टर्म एक ही बात होती है, तो n की जगह 1 डाल देंगे, तो 2 प्लस 3 5, A 5 होगा। तो एकदम क्विकली आप इसके आंसर पे पहुंच सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में अब हम सीखेंगे कि भाई अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करने हो तो कैसे करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, कि टर्म्स को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, मतलब अगर हमें 3 टर्म लेनी हो, 4 टर्म लेनी हो, तो कैसे लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, अगर हमें 3 टर्म सेलेक्ट करनी हो एपी में, तो हम a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते हैं। अगर 4 टर्म्स लेनी हो, जैसे कई बार क्वेश्चन बोल देगा कि भाई 4 टर्म का सम ये है या 5 टर्म का सम ये है, तब लेते हैं, है ना। तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब यहां पर आपको 2 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना चाहिए। एक, जब आप 3 टर्म सेलेक्ट करते हो तो ये इस प्रकार से टर्म 3 करो या 4 करो, ये आपको तभी सिलेक्ट करने चाहिए जब आपको सम ऑफ टर्म्स दिया गया हो। अगर आप सीधा सीधा a प्लस डी, a प्लस 2d ये ले लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का, है ना। तो इनको तभी प्रेफरेबल है जब आपको सम ऑफ टर्म्स दिया गया हो क्वेश्चन में, एक बात। दूसरी बात, यहां पर a स्मॉल a, ये एपी का फर्स्ट टर्म नहीं है, a एपी का फर्स्ट टर्म नहीं है, ये बात समझो। a जो है वो सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है a माइनस डी, और इसका कॉमन डिफरेंस d है, क्योंकि इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो d मिलेगा। लेकिन जब आप टर्म सेलेक्ट करते हो 4, तो यहां पर a और d जो है वो ना a फर्स्ट टर्म है और ना d कॉमन डिफरेंस है। a माइनस 3d विल बी द फर्स्ट टर्म एंड 2d, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 2d विल बी द कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आई। बच्चे अक्सर गलती करते हैं क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, कि जैसे बोल दिया कि भाई 4 टर्म का सम मान लो 20 है, और आपने 4 टर्म ये मान ली, तो सम कितना हो गया 4a इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू 5 आ गया। जैसे ही a इक्वल टू 5 आता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, फर्स्ट टर्म मिल गई, फर्स्ट टर्म। ऐसा नहीं है, ये a जो है, यहां पर देख लो, ये जो 4 टर्म मानी है, इनमें से a तो कोई सी भी टर्म नहीं है, तो a फर्स्ट टर्म नहीं होगी, और d कॉमन डिफरेंस नहीं है यहां पर। अगर आप 4 टर्म यानी कि इवन टर्म्स मानते हो, तो 2d कॉमन डिफरेंस होगा। जनरल तरीका क्या है टर्म्स सेलेक्ट करने का? इन जनरल, if number of terms is odd, number of terms is odd, तो नंबर ऑफ टर्म जब ओड होंगे तो मिडिल टर्म एक ही होगी, तो आपको मिडिल टर्म ए रखनी है, मिडिल टर्म ए, और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी का रखना है, कॉमन डिफरेंस डी रहेगा। लेकिन अगर आपको बोला गया नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, इफ n इज इवन, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, देन मिडिल टर्म्स होंगे 2, मिडिल टर्म 2 कौन कौन सी होंगी? a माइनस डी और a प्लस डी। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2d बचता है, तो कॉमन डिफरेंस यहां पर 2d का लेना है, कॉमन डिफरेंस 2d रहेगा। हालांकि ये बात मैंने आपको पहले बता दी, देख लो, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तब भी बताऊंगा। इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसको। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, देख लेना करते हो कि नहीं करते, है ना। नहीं करते तो बहुत ही बड़ी बात है। बाकी मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे इसको गलत करते हैं, क्योंकि ए और डी आते सार 10th क्लास से दिमाग में रटा हुआ पड़ा है कि भाई ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये थोड़ा सा माइंड का गियर चेंज करना पड़ेगा अब आपको, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 प्रॉपर्टीज और हैं एपी की। अगर हमें एपी में नंबर ऑफ टर्म्स बोला गया कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन, तो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स 2n लेंगे। और अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज ओड, तो 2n प्लस 1 लेंगे, ठीक है।
और लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर 3 नंबर एबीसी एपी में हैं तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, यहां पर मैंने ये इफ एंड ओनली इफ लिखा है, मतलब ये हुआ इसका कि अगर 3 नंबर एपी में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, और अगर कहीं ऐसा आ गया 2b इक्वल टू a प्लस सी तो इसका निष्कर्ष होगा कि एबीसी आर इन एपी। इसको हम ऐसा बोला करेंगे कि जब भी 3 नंबर एपी में हैं तो बीच वाले का डबल, कोने वालों का टोटल, बीच का डबल यानी कि b का डबल हो गया 2b, और कोने वाला का टोटल मतलब a प्लस सी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ए बी सी एपी में है, तो एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी सेम एज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये प्रूफ हो गया इसको। ठीक है, क्लियर। अब हम जो है इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं इस पे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is 5 and last is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. एक AP का फर्स्ट टर्म मान लो कि वो A है तो वो 5 है, गिवन है हमें। लास्ट टर्म 45 है तो L इक्वल टू 45 हो गया। सम ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म हमें पता नहीं है वो पता करनी है। सम जो है वो 400 है, तो मान लो n टर्म्स का सम 400 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। क्योंकि बच्चों को आइडिया पहले से है एपी के बारे में, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस टाइम पे वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कैलकुलेशन कर लो, फिर जब आपका आंसर आ जाए उसके बाद ये देख लेना कि फाइनल आंसर अपना, आपका और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पॉज करके आप सोल्व कर सकते हो इसको खुद से। तो a 5 दिया है, l 45 है, तो और sn जो है वो, तो आपको पता है कि Sn क्या होता है, n बाई 2 a प्लस l। Sn 400 है, n बाई 2, n हमें पता नहीं है, बताना ही है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। a जो है वो 5 है और प्लस l जो है वो 45 है, तो ये 50 हो गया। तो n इज इक्वल टू 400 बाई 25, कितना आ गया 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 16 है। अगेन अभी कॉमन डिफरेंस और बताना है, तो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है। L जो है 45 है, a 5 है, n हमने अभी भी फाइंड किया 16, 16 माइनस 1 इज 15 d, तो 40 बाई 15 इज इक्वल टू डी। तो डी कितना आ गया, डी इक्वल टू 5 से कैंसिल आउट हो रहा, तो 8 बाई 3, 8 बाई 3, और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 2 and 2 बाई 3, तो ये इसका कॉमन डिफरेंस है। उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चों का आंसर सही आ रहा होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इन एन एपी इफ mth टर्म इज 1 by n एंड nth टर्म इज 1 by m, तो प्रूफ करिए कि mn टर्म्स का सम 1 by 2 इंटू mn प्लस 1 होगा। देखो अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये वाला क्वेश्चन, तो कि अगर mth टर्म 1 by n है यानी कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 by n एंड a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई m, इन दोनों को सोल्व करने के बाद a की वैल्यू भी 1 अपॉन mn आती है और d की वैल्यू भी 1 अपॉन mn आती है। आप इसको इजीली चेक कर सकते हो, एग्जांपल 3 है लेक्चर 1 में, है ना। जब हमारे पास a और d दोनों मिल गए यानी कि फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, तो एस एम एन क्या होगा, एस एम एन यानी कि एम एन टर्म्स का सम, तो फॉर्मूला हो जाएगा एम एन बाई 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। तो एम एन बाई 2a की वैल्यू क्या है 1 बाई एम एन, तो 2 बाई एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 1 बाई एम एन। mn जो है वो कैंसिल हो गई,
तो 1/2 एज इट इज बाहर, यहां पर 2 बचा, प्लस mn -1, ये 2 में से 1 गया, एक 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बस जो लाना था प्रूफ हो गया, 1/2 1 प्लस mn, ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल 3, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 27 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293, देन फाइंड SN। एक AP के 3 टर्म्स का सम 27 है और उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 293 है, तो उस AP के सम ऑफ n टर्म्स को बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक तो ये कि भाई हमें यहां पर बोला गया कि सम गिवन है फर्स्ट 3 टर्म्स का, तो जैसे 3 टर्म हम मानते हैं, तो लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP बी a माइनस बी a और a प्लस b, ये मान लिया। तो यहां पर याद रखना, a जो है वो सेकंड टर्म है, a माइनस डी फर्स्ट टर्म है। कभी a आते ही सारे एकदम ऐसे बिल्कुल सोचोगे a मिल गया मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ दीज 3 टर्म्स इज 27, तो इसका मतलब ये हो गया, जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 3a इक्वल टू 27, इसका मतलब a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9 मतलब ये सेकेंड टर्म है। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, इस क्वेश्चन में a जो है वो सेकेंड टर्म है, ये ऊपर लिखा भी है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आल्सो ये जो टर्म्स आपने मानी है इनके स्क्वायर्स का सम 293 है, तो a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू 293। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो a स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 2ad यहां से आएगा और यहां प्लस का 2ad आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। a की वैल्यू आपने 9 फाइंड की है, तो 9 स्क्वायर 3 इंटू 81 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293 माइनस 3 और 3 8 24, 3 8 24, हाँ बिल्कुल 243, तो कितना हो गया ये 0 और 5, तो d स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, d स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब यहां से क्या हो गया, d की वैल्यू या तो 5 होगी या तो -5 होगी। तो हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब देखो 3 टर्म कौन कौन सी हो सकती है, यहां पर डालेंगे। a तो 9 फिक्स है, तो 9 माइनस d अगर 5 लेते हो आप, तो 9 माइनस 5 9 प्लस 5 दैट इज 4 9 14, ये 3 टर्म होंगी। और अगर आप a को 9 और d को -5 लेते हो, मान लो आपने a को 9 लिया, इफ a इज 9 एंड d इक्वल टू -5, तो टर्म्स क्या क्या बनेंगी, a माइनस डी यानी कि 9 माइनस -5 9 और 9 प्लस -5, तो टर्म्स क्या है 14 9 4, तो ये बन जाएंगे 3। आगे समझ में? तो इस क्वेश्चन का मतलब आपको सिर्फ ये समझाना था कि आप जो है जब a की वैल्यू आती है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने a माना किसको है। अब जैसे इस क्वेश्चन में तो सम दिया गया था इसलिए हमने ऐसा टर्म मान लिया। कई बार बच्चों को मन में क्वेश्चन चलता है कि अगर हम इसको a प्लस डी a प्लस 2d मान लें तो क्या तब भी इसका आंसर आ जाएगा या हम इसको सोल्व कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, बिल्कुल आ जाएगा। इवन हम इसका आंसर भी ला ही देते हैं भाई, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करते हैं। जस्ट देखो आप, देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम सेकंड मेथड से करें और बच्चों को लग रहा है कि हम तो 3 टर्म यही मान लेते हैं a प्लस डी a प्लस 2d स्टार्टिंग, तो इससे भी आ जाएगा आंसर। देखो सम क्या दिया, सम 27 है। जब आप इन तीनों टर्म्स को ऐड करोगे तो 3a
प्लस 3d इक्वल टू 27, मतलब a प्लस d इक्वल टू 9। ये पहली इक्वेशन आ गई। इस बार ये याद रखना कि a फर्स्ट टर्म है ना। आल्सो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स जो है वो 293 है। इसका मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस यहां से 2ad आएगा, यहां से 4ad आएगा, तो 6ad प्लस यहां d स्क्वायर आएगा और यहां 4d स्क्वायर आएगा, मतलब 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। इसे आप सेकंड मान लो। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आपको a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से d इक्वल टू 9 माइनस a, पुट d इक्वल टू 9 माइनस a, तो 3a स्क्वायर प्लस 6a और d की वैल्यू 9 माइनस a प्लस 5, 9 माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 293। देखो 3a स्क्वायर ये है, ये माइनस का 6a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, और यहां पर कितना आएगा 5a स्क्वायर प्लस का, एक तो ये हो गया a स्क्वायर वाला टर्म। 9 6 9 जा 54a, तो 54a माइनस यहां पर कितना आएगा, ये 18a था, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 90a प्लस 81 इंटू 5 करेंगे तो 81 इंटू 5 यानी 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, माइनस 293 इक्वल टू 0। तो 2a स्क्वायर माइनस 36a बचा प्लस 5 माइनस 3 इज 2, 10 माइनस 9 इज 1 और 1 इक्वल टू 0। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 18a प्लस कितना हो गया 5 6 इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है आंसर, 56 के ऐसे फैक्टर करने हैं 14 एंड 4, तो a माइनस 4 a माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू 4 और 14, अगर a 4 होगा तो d कितना होगा, देखो a प्लस d कितना था, इक्वेशन 1 में 9 था, तो ये 5 आएगा, और अगर a 14 होगा तो d की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5 आएगा। तो एक बार आप a 4 और d 5 लेके चलो। जब आप a को 4 और d को 5 लेके चलोगे तो टर्म्स क्या क्या आएंगे, देखो टर्म्स a प्लस d, a प्लस 2d ये आएंगे। और एक बार a को 4 और d को माइनस 5 लेके चलोगे तो उल्टा आ जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं चलना चाहिए कि सर पिछले बार जब आपने पिछले मेथड से किया था तो a की वैल्यू 9 आई थी, यहाँ a की वैल्यू 4 और 14 आई है। भाई अंतर है, जब हमने a माइनस डी a प्लस डी माना था तो a सेकेंड टर्म था, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन हुई। अभी तो आप जो मान रहे हो a फर्स्ट टर्म है, तो वो वैल्यू 4 और 14 कोई सी भी आ सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दोनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो पिछला वाला जो मेथड था जब सम दिया जाता है तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है, इसलिए हम उस मेथड को ऑप्ट करते हैं। बाकी आप हर क्वेश्चन दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है ये 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के ऊपर और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।